आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग का मतलब होता है द प्रोसेस टू बिल्ड अ फोर्स ऑफ binding slash a force of attraction between two or more atoms। अब हम जानेंगे कि बॉन्डिंग क्या होती है। बॉन्डिंग का मतलब होता है दो एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मेशन बिटवीन टू एटम्स नॉन एज बॉन्डिंग। फॉर्मेशन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्लैश बाइंडिंग बिटवीन टू एटम्स इज नॉन एज बॉन्डिंग। सो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू एटम्स। अब एक एटम बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है? ताकि उसके अंदर स्टेबिलिटी आए। अब हम जानेंगे कि एटम्स के नज़दीक आने से और उनके बॉन्ड बनने से उनमें स्टेबिलिटी कैसे आती है। एटॉमिक लेवल पे जाना होगा। जैसे कि हमें पता है कि एक एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि जब एटम्स पेयर हो जाते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते हैं तब वे एक दूसरे की एनर्जी को कंजर्व कर लेते हैं, जिसे हम स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन कहते हैं। जब तक एक एटम एक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस नहीं करता तब तक वे स्टेबल नहीं होते। जब दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तब वे अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग में मदद करते हैं। अब क्योंकि अगर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये अनस्टेबल होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। जब वे अपनी एनर्जी को कंजर्व करना चाहते हैं तो उन्हें पेयर करना होगा। उनके पेयर करने से उनकी एनर्जी एक जगह कंजर्व हो जाएगी। अगर वे अनपेयर्ड रहेंगे तो वे अपनी एनर्जी को इजीली लूज कर सकते हैं। जब दो एटम्स पेयर बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि वे अपने एटम्स को पेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स और 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट शेल होता है और उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 8 2 8 7। क्लोरीन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 7 होती है। इसका मतलब जो है ये उसका फर्स्ट शेल हो गया, इसका सेकंड शेल हो गया, इसका थर्ड शेल हो गया। थर्ड शेल में आते हैं 3s2 3p4 होते हैं क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं 3s2 3p5 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है 3s2 3p5। इसका मतलब उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें +1 उसमें उसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है
जिसके कारण क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में अनस्टेबिलिटी आती है। अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कहीं से रिसीव भी कर लेता है तो उसके न्यूक्लियर का चार्ज उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बहुत कम हो जाएगा, जिसके कारण क्लोरीन फिर अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि फिर उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्लोरीन पर। और वहीं सोडियम का जो केस है, उसमें सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 1। तो उसके थर्ड शेल में 3s1 होगा, जो भी फिर भी अनपेयर्ड है। तो यदि ये एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं तो ये 3s1 और ये 3p5 आपस में पेयर कर सकते हैं, जिससे उसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3s और 3s2 3p5। ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ सकते हैं, जिससे हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3s2 3p6/3s2। ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपनी इलेक्ट्रॉन्स को कर सकते हैं। अब इस केस में सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, जिसके कारण क्लोरीन स्टेबल हो जाता है, और वहीं पे सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन की शेल को कंप्लीट कर लेता है। नाउ अब ये सब पास क्यों रहते हैं, ये अलग अलग क्यों नहीं हो जाते अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के बाद? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बार ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं तो इसके न्यूक्लियस में एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, कि इसमें तो 11 प्रोटॉन हो जाएंगे, और अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि फिर इसे अनस्टेबल कर देगा, क्योंकि अब इसका पॉजिटिव चार्ज आ गया तो नेगेटिव चार्ज से इंटरेक्ट करने लगेगा। वैसे ही इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 17 ही प्रोटॉन्स हैं, तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, जिसके कारण जो सोडियम है और जो क्लोरीन है उन पर अलग अलग चार्ज होने के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, जिससे इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। सो आयोनिक बॉन्ड में दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जिसमें उन दोनों का अलग अलग चार्ज फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि उसमें एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा एटम उसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसके कारण उन दोनों पे अलग अलग चार्ज आ जाता है, जिसके कारण उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फॉर्मेशन होती है उनके बीच में, जिसके कारण उन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो हमने बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम्स, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकता है या फिर वो न्यूक्लियर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक कोवेलेंट कंपाउंड है, मान लेते हैं क्लोरीन है। अब हमने जैसे कि अभी पढ़ा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 8 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 7, और उसके आउटर मोस्ट शेल में 3p5 होता है, 3p5 सब शेल होता है। वहीं हम दूसरा क्लोरीन ले लेते हैं तो उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 3p5 होगा। तो अब इनका एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो वे क्या करेंगे कि अपना जो उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे वे लूज करने की कोशिश करेंगे। उनके जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करेंगे, हाँ, पर अगर वे अपना वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे तो उनके बीच का पॉजिटिव चार्ज उसे खींचता रहेगा, जिस कारण अभी वो अपना इलेक्ट्रॉन तब तक लूज नहीं कर सकते जब तक कि कोई दूसरा एटम आके उसे खींच न ले।
तो उनका इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होने के कारण ईजिली किसी भी दूसरे क्लोरीन एटम के साथ पेयर करना चाहेगा। सो इसमें होगा क्या कि मान लेते हैं क्लोरीन एटम की कॉन्फ़िगरेशन ये है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और वही दूसरे क्लोरीन एटम की कॉन्फ़िगरेशन ये है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो उनके जो उनका न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, वो न्यूक्लियस इस एटम का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, और वहीं इस इलेक्ट्रॉन का, इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण इस एटम का जो न्यूक्लियस है वो इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, और इस एटम का जो न्यूक्लियस है वो इस एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, जिसके कारण वो अपना एक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, अपने आउटर मोस्ट शेल्स को फिल कर लेंगे वे। नाउ और प्रिसाइज जाए तो हमें पता है कि एक क्लोरीन का एटम मान लेते हैं ये है, इसके बीच एक न्यूक्लियस होता है, तो हमें पता है कि जो इसके आसपास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज का जो न्यूक्लियस है वो इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को बराबर फोर्स के साथ अपने पास खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन शील्डिंग के कारण खींच नहीं पा रहा है, तो बराबर फोर्स से साथ खींच रहा है। अगर यहाँ कहीं दूसरा क्लोरीन एटम आ जाता है तो अगर ये बराबर पास जाते हैं, एग्जैक्ट रिक्वायर्ड अमाउंट पे पास जाते हैं, तो जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे क्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, जिसके कारण इनके बीच में और पास आ जाएंगे। नाउ ऐसा तब होता है जब इसका जो ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह वेव की फॉर्मेशन करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन दूर जाता है इससे, इस तरह से, तो इस पर थोड़ा सा चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, और जब ये पास आता है तो जीरो हो जाता है, पॉजिटिव जीरो। तो जब इसका चार्ज पॉजिटिव होता है तो ये दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपने पास, इसी कारण के बीच एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7। और इस तरह इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉमन आ जाते हैं, जिससे पेयर फॉर्म होता है एक इलेक्ट्रॉन का। अब मैं एक बात आपको मेक श्योर कर देता हूँ कि जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो इसमें जो पॉजिटिव है वो असल में एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। जब वो बाहर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जा रही है, और जब वो अंदर आ रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी घट जा रही है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़ रही है तो यहाँ पे टेम्पररी पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन होती है। टेम्पररी उस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं। हाउएवर इसका नेट चार्ज हमेशा न्यूट्रल रहेगा। तो जैसे कि अब यहाँ अनस्टेबिलिटी फॉर्म हो रही है और यहाँ पे भी अनस्टेबिलिटी फॉर्म हो रही है, तो जब 2 एटम्स बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं
तो इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, जिससे उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। हाउएवर, ये जो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है वो इस इलेक्ट्रॉन के इसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन की वजह से हुई है, और इस इलेक्ट्रॉन के इसके न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्शन की वजह से हुई है। अब हम पढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी के बारे में। बॉन्ड एनर्जी, सो बॉन्ड एनर्जी जिससे हम बॉन्ड की ये बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है जब वो स्टेबिलिटी में चल जाता है। जैसे कि जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था तब इसके पास कुछ एनर्जी थी। जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था ये अपने सराउंडिंग से इजीली एनर्जी एब्जॉर्ब कर पा रहा था और इजीली एनर्जी लूज कर पा रहा था। सो जब इसने अपने सराउंडिंग से एनर्जी ले रखी थी इसलिए वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा था। तो वो एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन ने ले रखी थी, जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तब वो अपनी एनर्जी लूज कर देता है, क्योंकि अब वो रुक जाता है। एक इलेक्ट्रॉन के रुकने के बाद वो अपनी एनर्जी लूज कर देगा। तो जो एनर्जी लूज हुई इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड की फॉर्मेशन होने के बाद, वो बॉन्ड एनर्जी है। या फिर वो एनर्जी जो हमें देनी पड़ी एक बॉन्ड को, वो मिनिमम एनर्जी जो हमें देनी पड़ी एक बॉन्ड को ताकि वो ब्रेक हो जाए, वो बॉन्ड एनर्जी होती है। सो मैंने डेफिनेशन लिख दी है बॉन्ड एनर्जी की, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो अब हम जानेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ वो मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ two atoms the minimum distance between two nucleus of two atoms is known as bond length. The minimum distance between nucleus of two atoms is known as bond length. अब हम पढ़ेंगे एक ग्राफ के बारे में जो कि बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड है। हमें पता है कि दो एटम और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। दो एटम्स के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो कि एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी होती है एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच। So atoms की potential energy with respect to their radius, या फिर कह सकते हैं difference potential energy with respect to the distance between them. The distance between them, potential energy of atoms with respect to their distance between length, जो कि हम यहाँ से शुरू करेंगे। और यहाँ तक जाएंगे।
जब एटम्स के बीच की दूरी परफेक्ट होती है, बिल्कुल परफेक्ट कि उनके इलेक्ट्रॉन्स परफेक्टली शेयर हों, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। पर जब एटम्स के बीच की दूरी परफेक्ट होती है, तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। जैसे जैसे एटम्स के बीच की दूरी बढ़ती रहती है, वैसे वैसे उनके बॉन्ड इम्परफेक्ट होते जाते हैं, जिससे उनके इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से अनस्टेबल होने शुरू हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन पास आएंगे तो वे दोबारा से पेयर करना शुरू कर देंगे, उनकी एनर्जी दोबारा से एक्सचेंज होनी शुरू हो जाएगी। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे, तो उनके बीच में जो पेयर बना था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एटम दोबारा से अनस्टेबल हो जाएगा। अगर हम डायग्राम में देखें, तो अगर दो एटम्स बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, तो उनके बीच में जो बॉन्ड पेयर हुआ था उसके इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी दूर चले जाएंगे दोबारा से, जिसके कारण दोबारा से अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो अगर एटम्स बहुत ज़्यादा पास आते हैं, तब भी उनके इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं हो पाते और वह अनस्टेबल जाते हैं। और इसके बीच में कंट्रीब्यूशन एक और चीज़ करती है, वो होता है रिपल्शन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन भी इनकी पोटेंशियल एनर्जी अचानक से बढ़ा देता है, इन्हें ज़्यादा पास आने के कारण। तो जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आयोनिक बॉन्ड के बारे में, कि जब इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जब इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और फिर वो एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो मेटल होता है, और जो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है वो नॉन मेटल हो जाता है। जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो मेटल होता है, और जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो होता है नॉन मेटल। अब जब दोनों अपोजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, तब उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है, जिसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक पॉजिटिवली चार्ज मेटल के और नेगेटिवली चार्ज नॉन मेटल के बीच में। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों हुए हैं और ये नेगेटिवली चार्ज क्यों हुए हैं। बेसिकली अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए ये इस तरह पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल्स को कम्प्लीटली फिल कर सकें। अब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि इनके स्टेप्स हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक मेटल है, मान लेते हैं सोडियम है। हम सबसे पहले उसे हीट करेंगे, जिससे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जो एनर्जी हमें सोडियम को देनी पड़ी जिससे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए,
उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और जो एनर्जी हमें सोडियम को देनी पड़ी जिससे वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। अब इसके बाद हम लेंगे क्लोरीन एटम। अब क्लोरीन एटम Cl2 गैस की फॉर्म में मिलता है हमें, तो पहले हम उसे बॉन्ड एनर्जी देंगे, जिसके बाद वो क्लोरीन गैस से क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम उसे सोडियम से मिली हुई अब हम उसे सोडियम से मिला हुआ इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जिससे बन जाएगा क्लोरीन नेगेटिव। अब जब उस पर एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो स्टेबल हो गया, उसका आयन पेयर हो गया, जिससे उसने एनर्जी लूज करी। अब बेसिकली हमें यहाँ पे एनर्जी देनी इसलिए पड़ी क्योंकि हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, जिसके कारण जो न्यूक्लियस ने बाइंड कर रखा था। अब हमें इससे एनर्जी इसलिए मिली क्योंकि इसे हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, जिसके कारण ये स्टेबल हो गया है। नाउ इसमें जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो इसकी स्टेबिलिटी से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे ज़्यादा है। आफ्टर ऑल स्टेबिलिटी तो न्यूक्लियर एनर्जी के ख़त्म होने के बाद भी प्रोड्यूस होगी ना, इसलिए अब जब हमने इसे इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये HEG आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्लोरीन आयन प्रोड्यूस होगा। अब जब ये दोनों आयन्स पास आएंगे तो ये अपने बीच में एक बॉन्ड बना लेंगे जो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में फॉर्म हुआ है, NaCl फॉर्म बना लेंगे। अब हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमने क्लोरीन गैस ली थी वो हाफ मोल हो, क्योंकि अगर ये 1 मोल ले लेंगे हम तो इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें उसमें हाफ मोल क्लोरीन गैस एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि अगर ये 1 मोल होगा तो जो क्लोरीन आयन प्रोड्यूस होंगे वो 2 मोल होंगे, जो क्लोरीन एटम होंगे वो 2 मोल होंगे, ये भी 2 मोल होगा। पर लेकिन 1 मोल सोडियम एटम 1 मोल क्लोरीन एटम से ही रिएक्ट करेगा, इसलिए हम शुरू में हाफ मोल क्लोरीन एटम लेंगे, हाफ मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल्स लेंगे। नाउ जैसा कि हमें पता है कि सोडियम पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब कि हमने सोडियम को पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में बनाया है और क्लोरीन को हमने नेगेटिव आयन की फॉर्म में बनाया है। तो जब हम इन्हें पास लाएंगे तो इनका न्यूक्लियस और इनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसके कारण एक रैंडम फॉर्म में क्लोरीन एटम इसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिससे कोई और सोडियम का एटम अट्रैक्ट होगा, उससे कोई और सोडियम का अट्रैक्ट होगा। तो बेसिकली एक लैटिस फॉर्मेशन करेंगे। लैटिस सिंपली एक 3D क्रिस्टल होता है आयोनिक कंपाउंड का, इज 3 डायमेंशनल क्रिस्टल ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल फॉर्मेशन कर लेंगे आयनिक कंपाउंड्स का। जो कि बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने के कारण एक रैंडमली फॉर्म में पर एक फिक्स रेशियो में, एक रैंडम फॉर्म में पर एक फिक्स रेशियो में
फिक्स रेशियो में मतलब अगर यहाँ पे इस लैटिस में 1 मोल ऑफ सोडियम आयन है तो इसमें 1 मोल ऑफ क्लोरीन आयन ही होंगे। सोडियम आयन अगर 1 मोल है तो क्लोरीन आयन भी 1 मोल होंगे। तो इससे ही निकलता है हमारा फॉर्मूला मास बेसिकली इस लैटिस का फॉर्मूला होता है। मान लेते हैं इसमें 400 सोडियम आयंस है क्रिस्टल में और उसी में 400 क्लोरीन आयंस हैं। तो इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो NaCl मिलेगा हमें, जो कि उसका फॉर्मूला होगा। सो अब हम पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी के बारे में। सो लैटिस एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है जो हमें, मान लो कि सोडियम क्लोराइड बनाते हुए जो एनर्जी हमें क्लोरीन को देनी पड़ी, तो जो एनर्जी हमें क्लोरीन को देनी पड़ी लैटिस एनर्जी वो एनर्जी है, जैसे कि हमने सोडियम क्लोराइड बनाया, तो सोडियम क्लोराइड बनाते हुए हमने सोडियम को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दी, उसे गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करा। फिर क्लोरीन को जो हमने एटम में कन्वर्ट करा उसमें एनर्जी दी, और जो क्लोरीन के एटम को स्टेबल करने के बाद एनर्जी लूज हुई। लैटिस एनर्जी वो एनर्जी है जो हमने ऑब्टेन करी सोडियम क्लोराइड से, जब हम टोटल सोडियम और क्लोरीन से जब हम टोटल सोडियम क्लोराइड ना लेते हैं तो सोडियम और क्लोरीन के जो आयंस होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो जो एनर्जी वे प्रोड्यूस करेंगे उसे हम लैटिस एनर्जी कहेंगे। जो ये लैटिस एनर्जी है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। सबसे पहली होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एटम, कि वो कितनी अच्छे से इलेक्ट्रॉन को गेन कर पा रहा है, कितना ज़्यादा पावर है उसके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो उसके न्यूक्लियस के सबसे पास है और उसके आउटर मोस्ट शेल में एक अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा एटॉमिक नंबर है। सो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अब उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि जब फ्लोरीन कंपाउंड आएगा तो बहुत तेज़ी से मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा वो एनर्जी लूज़ करेगा, जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज़ करेगा, क्योंकि ये जब अपनी आयनिक फॉर्म में होता है फ्लोरीन तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। उसका रीज़न मैंने भी बताया। और तो जब वो अपनी आयनिक स्टेट से सब नॉर्मल स्टेट में आएगा तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, तो उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, तो है ना, एफिनिटी ज़्यादा होगी तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर एटम का साइज कम होगा तो उसकी लैटिस एनर्जी भी कम होएगी। अगर एटम का साइज कम होएगा तो उसकी लैटिस एनर्जी भी कम होएगी। ऐसा इसलिए होता है आपने 2 चार्ज बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला पड़ा हुआ F = Q1 Q2
बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे अगर आर हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, इवन दो एटम्स के बीच में जब आयंस बनते हैं तो यहाँ पे आर सी और आर ए अलग अलग हो सकता है, आर एनायन और आर केटायन अलग अलग हो सकता है। हमें पता है एफ एस इक्वल्स टू एनर्जी, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अब हमने यहाँ पे जब उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमारे पास इनके बीच की दूरी है, हमारे इनका फोर्स और फोर्स से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी निकल जाएगी Q1 Q2 बाय R। सो इसलिए साइज़ के बढ़ने से लैटिस एनर्जी कम होएगी और साइज़ के घटने से लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। ओके, तो सिंपली जो एनर्जी सोडियम स्लैश किसी भी कैटायन और किसी भी एनायन, मान लो क्लोरीन, किसी भी एनायन, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे वो ब्रोमीन हो, चाहे वो इसमें कैटायन में चाहे वो सोडियम हो, सीजियम हो, कि रिएक्ट होने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जिससे वो लैटिस बनता है, क्योंकि पहले वो गैसियस स्टेट में थे, चार्ज थे, अब वो एकदम स्टेबल हो गए हैं और सॉलिड स्टेट में आ गए हैं, तो जिससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है लैटिस एनर्जी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम और आयोडीन की सबसे कम। और यहाँ पे साइज बढ़ रहा है इनका, तो इनकी लैटिस एनर्जी कम हो रही है। आल्सो इनका साइज ही बढ़ रहा है तो इनकी लैटिस एनर्जी भी कम हो रही है। अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन के लूज करने की एफिनिटी पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल सीजियम इज मोर रिएक्टिव एंड बिगेस्ट एलिमेंट, सो और उसका साइज भी बहुत बड़ा है तो उसकी लैटिस एनर्जी भी सबसे कम होगी। मेटल्स के केस में जिनका साइज सबसे बड़ा होता है उनकी लैटिस एनर्जी सबसे कम होएगी, सीजियम सबसे कम होएगी, फिर आएगा लिथियम सबसे ज़्यादा, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और फिर आएगा सीजियम। अब अगर हम बात करें चार्ज ऑन कैटायन की, ये था चार्ज ऑन एनायन स्लैश। अब हमें पता है चार्ज पे डायरेक्टली डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी, सो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, फिर आना चाहिए एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन चार्ज सबसे ज़्यादा है तो फिर इसकी भी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। फिर आएगा आयरन, फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा सोडियम। तो लैटिस एनर्जी इस केस में सोडियम की सबसे कम है। और तो ये था हमारे पास लैटिस एनर्जी।